स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। आज हम अधिगम के अंतर्गत कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का अध्ययन करेंगे, जिसे कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत को दिया है मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पे जीन पियाजे महोदय ने विकास की अलग अलग अवस्थाओं में किस तरीके से संज्ञानात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है और वह अधिगम में सहयोग प्रदान करता है, इस पर विशेष दृष्टि प्रेषित की है। जीन पियाजे महोदय बाल मनोविज्ञान या विकासात्मक मनोविज्ञान के पिता भी कहे जाते हैं। ये स्विस के मनोवैज्ञानिक दार्शनिक थे। इनका प्रारंभिक कार्यक्षेत्र जंतु विज्ञान जूलॉजी यानी कि जीव विज्ञान था, किंतु बाद में ये मनोविज्ञान के क्षेत्र से जुड़ गए और महान दार्शनिक अल्फ्रेड बिने की प्रयोगशाला में ये उनके विभिन्न प्रयोगों में सहयोग प्रदान करते थे। अल्फ्रेड बिने महोदय के निर्देशन में जीन पियाजे महोदय फ्रेंच स्कूल के बच्चों पर प्रयोग कर रहे थे और वहाँ उनकी एक जिज्ञासा विकसित हुई जब ये प्रयोग कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि जो विद्यार्थी हैं वो बौद्धिक प्रश्नों के अधिकतर जवाब गलत दे रहे हैं और जिससे ये विचलित हुए और इनकी जिज्ञासा जागी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इन्होंने अपने स्वयं के 3 बच्चों लॉरेंट, लूसीन एवं जैकलीन पर प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयोग में किसी जानवर को न लेकर बल्कि अपने स्वयं के ही बच्चों को एक सब्जेक्ट के रूप में लिया और उनके क्षण प्रतिक्षण की गतिविधियों का अवलोकन किया। यानी इन्होंने अवलोकन मेथड का बहुत गहनतापूर्वक से यहाँ पे प्रयोग किया हुआ है। इन्होंने देखा कि जो इनके अलग अलग आयु स्तर के बच्चे थे, तीनों के तीनों, वो अपनी अपनी आयु स्तर में बौद्धिक क्रियाओं का संपादन किस तरीके से कर रहे हैं और जो जिज्ञासा उनकी विकसित हुई कि बच्चे अधिकतर प्रश्नों का गलत जवाब दे रहे हैं। जैसे कि ये समस्या अध्यापकों के समक्ष भी आती है कि अध्यापक जब विद्यार्थियों को गृह कार्य प्रदान करते हैं या जब अध्यापक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते हैं तो विद्यार्थी प्रश्न को कुशलतापूर्वक समझ नहीं पाते हैं और उसके अनुरूप अपना जो एक समाधान है उसे प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अध्यापक के मन के अंदर भी ये जिज्ञासा जागती है कि क्या शिक्षण विधियों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, या विद्यार्थी प्रकरण को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, विद्यार्थियों को दृष्टांतों का जो प्रयोग है वो उसको समझ पाने में सक्षम है या अध्यापक उसको कुशलतापूर्वक प्रदर्शित कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ऐसी जिज्ञासा अध्यापकों के मन में भी शिक्षण के दौरान आती हैं। तो ऐसे ही जिज्ञासा फ्रेंच स्कूल के विद्यार्थियों में जब वो प्रयोग कर रहे थे तो जीन पियाजे महोदय के मन में भी जागृत हुई। तो उन्होंने अपने 3 बच्चों की क्षण प्रतिक्षण की गतिविधियों का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने यह विशेष रूप से जाना कि आखिर बच्चे बाह्य जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उससे किस तरीके से नॉलेज गेन कर रहे हैं और यह ज्ञात किया कि हर आयु स्तर का जो बच्चा है उसको बौद्धिक क्रियाओं को करने में किस तरीके की जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो रही हैं। इन्होंने जाना कि जो कॉग्निशन है यानी कि जो हमारी बुद्धि है, हमारी बुद्धि या मानवीय विकास की विभिन्न अवस्थाओं में, चाहे वो शैशव अवस्था हो, बाल्यावस्था हो या किशोर अवस्था हो, वो अलग अलग तरीके से सीखने का वर्क करती है। यानी उसका कॉग्निटिव जो हम कहें एक वर्क का जो तरीका होता है, सूचनाओं को संग्रहित करने का जो तरीका होता है, वो हर आयु स्तर में हमारा अलग अलग होता है।
जब हम यहाँ पर कॉग्निशन की बात करते हैं तो कॉग्निशन से तात्पर्य है उन सूचनाओं से जिनको कि हम सर्वप्रथम ग्रहण करते हैं, उसके बाद जब हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं या रिसीव कर लेते हैं तो उस रिसीव किए हुए नॉलेज को हम ट्रांसफ़र करने का कार्य करते हैं, यानी उसका रूपांतरण करते हैं किसी अन्य कार्य में। और जब उसका रूपांतरण हो जाता है तो हम उसको और विस्तृत करने का कार्य करते हैं। और जैसे ही वो कार्य अपने विस्तार से आगे बढ़ने लगता है तो हमारे पास बहुत सारे ज्ञान का संग्रहण होने लगता है, और उस संग्रहित ज्ञान के आधार पर आगे आने वाली कोई जटिल समस्याएं होंगी तो हम उस ज्ञान, उस अनुभव का पुनः क्या लेते हैं, लाभ लेते हैं। और जब हम उससे लाभान्वित होते हैं तो हम आगे आने वाले जीवन में उसका समुचित प्रयोग कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। किस प्रकार से एक नवजात शिशु जब इस धरती पे जन्म लेता है तो अपने बाह्य वातावरण से वो संपर्क में आता है, और इस बाह्य वातावरण की विभिन्न जो स्थिति परिस्थितियां हैं वो उसका अवलोकन कर रहा होता है, और उस हर नवीन चीज़ को जो उसे आकर्षित कर रही है उसे अपने मस्तिष्क में धारित करता है, यानी अपने संज्ञान में उसको धारित कर रहा होता है। उसके पश्चात जो ज्ञान उसने इस प्रकृति से ग्रहण किया है, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पे लूँ कि नवजात शिशु जब बोलना सीख रहा है तो उसके समक्ष आने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जो कि उसकी माता हो सकती है, उसके पिता हो सकते हैं, उसके दादा हो सकते हैं, उसकी दादी हो सकती है, उसके चाचा हो सकते हैं, चाची हो सकती है, बुआ हो सकते हैं, जो भी शिशु के संपर्क में आ रहा है वो उससे प्यार से कह रहा है, माँ कह रही है बेटा माँ, पापा, चाचा, चाची, दादा, दादी, वो इन शब्दों को ग्रहण कर रहा है। और साथ ही साथ जो व्यक्ति है उनको भी वो क्या कर रहा है, प्रत्यक्षीकरण कर रहा है, उनको भी अपने मस्तिष्क में ग्रहण करने का कार्य कर रहा है, प्रत्यक्ष देख रहा है और ग्रहण कर रहा है। जैसे ही वो बड़ा होता है उसे पता चल गया कि माता कौन है, पिता कौन है, चाचा कौन है, चाची कौन है, दादा कौन है, दादी कौन है। तो अब जैसे बड़ा होकर वो अपने आस पड़ोस से मिलता है तो आस पड़ोस से मिलने पर वो प्रत्येक व्यक्ति को माता पिता कहना प्रारंभ नहीं कर देगा। उसको बताया जाता है कि माता पिता हम हैं, दादा दादी ये हैं, किंतु अन्य व्यक्तियों को भी जो दादा दादी की तरह ही दिखेंगे इस आयु वर्ग के, उनको आप क्या कहेंगे, दादा दादी कह सकते हैं। जो चाचा चाची के आयु वर्ग के दिखेंगे उन्हें चाचा चाची कहा जा सकता है। तो वहाँ पर बच्चे ने जो रिलेशनशिप है उसका रूपांतरण करना प्रारंभ कर दिया, यानी वो सामाजिक संबंध से जुड़ना प्रारंभ हो गया है। इसके साथ साथ वो अब अन्य शहर में बड़े होने के लिए पढ़ाई करने के लिए वो फिर से बाहर जा रहा है। तो ये जो अपने क्षेत्र में उसे मिला हुआ ज्ञान है, इस ज्ञान का वो अन्य क्षेत्र में क्या करेगा, विस्तार करेगा। वहाँ भी वो अन्य लोगों को जो दादा दादी के समान दिखेंगे उन्हें दादा दादी कहना, नाना नानी कहना, चाचा चाची कहना, दीदी भाभी, इस तरीके से वो क्या करता है, संबंधों का विस्तार करना प्रारंभ कर देता है। धीरे धीरे उसको जो ये सारे संबंध हैं, या मैं कहूँ एक संबंधों का जो जाल है, उसके पास उसका एक विशाल संग्रहण हो गया है। अब कभी वहाँ से जब उस शहर से वापस आ गया है अपनी जगह, और कभी भविष्य में वो वहाँ जाएगा तो पुनः वो इन संबंधों का क्या लेगा, लाभ ले सकता है, क्योंकि वहाँ उसने अपना एक सामाजिक एक सिनेरियो डेवलप किया हुआ है, सामाजिक संबंधों का जाल, यानी अपना एक समाज क्रिएट किया हुआ है। और भविष्य में जब ऐसी स्थिति आएगी तो उसका वो समुचित प्रयोग कर सकता है, जो उसको बचपन में बाह्य वातावरण से समायोजित होने के लिए उसको सिखाया गया। तो उसने संज्ञानात्मक विकास के लिए अपनी सूचनाओं का संग्रहण करने के लिए किस प्रकार से, हमने यहाँ पे देखा कि ग्रहण, रूपांतरण, विस्तरण, संग्रहण, पुनर्लाभ एवं समुचित प्रयोग का विकास किया।
और ये सारी क्रियाएं संपादित की जाती हैं मानसिक क्रियाओं के द्वारा। ये सारी इन सूचनाओं का अगर हम ये स्वरूप एकत्रित कर पाएंगे तो वो हो पाएंगी किसके द्वारा? मानसिक क्रियाओं के द्वारा। तो जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास में मानसिक क्रिया को क्या कर रहे थे? विशेष बल दे रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जानना चाह रहे थे कि विद्यार्थी इतनी सारी त्रुटियां क्यों कर रहे हैं। क्या मानसिक क्रिया का उत्तम तरीके से वातावरण के साथ में वो समायोजित नहीं हो पा रहे हैं, या वो परिपक्व नहीं हो पा रहे हैं? आखिर क्या कारण है? तो यहाँ पर संज्ञानात्मक क्रियाओं के लिए जो सूचनाओं का संग्रहण किया जा रहा है, वो सारा का सारा संग्रहण हो रहा है मानसिक क्रियाओं के द्वारा। मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत आ जाती हैं हमारी संवेदनाएं, हमारी स्मृति, हमारा चिंतन, हमारी कल्पनाएं, हमारा विश्वास, तर्क, संकल्पना एवं संवेग। ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स हमें संज्ञान को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हमारी जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन सब का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अर्थात अध्यापक जब विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है तो उसे विशेष रूप से ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम जब उसके संज्ञान का विकास कर रहे हैं तो क्या बालक की संवेदनाएं विकसित हो रही हैं, नहीं हो रही उस प्रकरण के प्रति? हम जो भाव उसमें पैदा करना चाह रहे हैं वो भाव विद्यार्थी तक पहुंच भी पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है? उसका स्मृति के अकॉर्डिंग उसको ज्ञान प्रदान किया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है? कहीं ज्ञान का स्तर बहुत हाई तो नहीं हो गया है? इसको भी हमको देखना है। चिंतन को विकसित करने के लिए उनको डिफरेंट तरीके के टास्क करवाए जाते हैं या नहीं करवाए जाते हैं, या केवल गृह कार्य दे दिया जाता है चिंता विकसित करने के लिए? तो हमें चिंता नहीं बल्कि हमें चिंतन की और विशेष कार्य करना चाहिए। और चिंतन विकसित होगा जब विद्यार्थियों से उनके संज्ञान के संदर्भ में, विकसित होने के संदर्भ में ऐसी गतिविधियों को संपादित करवाया जाता है जिसमें कि वो उस क्रिया में अपने मस्तिष्क के विभिन्न अनुभूतियों को प्रयोग में लेकर आ सके। वो अनुभूतियाँ जो कि उसने पूर्व में अनुभव की हुई हैं जब वो बाह्य वातावरण के संपर्क में आया था। साथ ही साथ जो उसकी कल्पनाएं हैं, उनकी कल्पनाओं को अधिगम के दौरान महत्व दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है? मान लीजिए विद्यार्थी को कोई गृह कार्य आपने दिया और गृह कार्य में विद्यार्थी को आपने एक वे दे दिया है कि इस तरीके से कार्य किया जाए। तो क्या आप ये चाहते हैं कि जितना आपने उसको रास्ता दिखाया हो केवल उतना ही गृह कार्य करके लेके आए, और उसमें अगर वो एक्स्ट्रा कुछ जोड़ देता है, जोड़ देता का तात्पर्य है कि उसने उस हेडिंग के अंतर्गत जितना आपने कहा था उससे अधिक उसने कुछ दृष्टांत प्रयोग किया है, कुछ अधिक अच्छे तरीके से उसे एक्सप्लेन किया है, तो क्या आप उसकी उस क्रिया की कल्पना को अंगीकृत करते हैं या नहीं करते हैं? वो उसके संज्ञान के विकास पे विशेष बल देगा। तो अध्यापक को हर इनोवेटिव क्रिया को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? क्योंकि वो इनोवेशन जब उसने उस प्रकरण को पढ़ा तो प्रकरण को पढ़ने के बाद कुछ नवीन तत्व उसमें जागृत हुआ है, और उस नवीन तत्व को या जिज्ञासा को अब आगे का पथ प्रदर्शन करना अध्यापक का क्या हो जाएगा? परम कर्तव्य हो जाएगा। तो उस कर्तव्य के निर्वहन के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी की कल्पना शक्ति का भी जागरण किया जाना अत्यधिक आवश्यक है। विश्वास, तर्क और संकल्पना, ये तीनों ही चीज़ें क्या आप प्रकरण के दौरान ध्यान रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं? तर्क और वितर्क, ये दोनों ही चीज़ें शिक्षण के दौरान उचित समाधान तक पहुंचने में योगदान देती हैं। तो ये मानसिक क्रियाओं में
ये सारे तत्व क्या कहे जाते हैं? महत्वपूर्ण कहे जाते हैं। इन सारे तत्वों को हम संयोग में लेकर आ सकते हैं या प्रयोग में लेकर आ सकते हैं। तो मानसिक क्रियाएं दो तरीके से क्या की जा सकती हैं? संचालित होती हैं, संगठनात्मक स्वरूप में और अनुकलनात्मक रूप में। यानी मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं जो एक क्रिया कर रही हूँ उसमें केवल मेरी संवेदना लग रही है। नो, मेरी जो भी क्रिया संपादित हो रही होगी उसमें ये सारे तत्व क्या कर रहे होंगे? अपना योगदान दे रहे होंगे, किसी एक क्रिया का योगदान नहीं होगा। और जब हम संगठित स्वरूप में किसी क्रिया को करते हैं तो हम वातावरण के अनुकूल क्रिया करना क्या कर देते हैं? प्रारंभ कर देते हैं। यानी जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता है हम उस चीज़ का प्रयोग संगठनात्मक स्वरूप में करेंगे और वातावरण के अनुकूल बन जाएंगे। जब हम संगठन और अनुकूल का उपयुक्त प्रयोग करते हैं तो हम संतुलन की स्थिति में आ जाते हैं। जैसे अध्यापक विद्यार्थियों को कोई प्रोजेक्ट वर्क या मैं कहूँ प्रदत्त कार्य दे रहा है, तो प्रदत्त कार्य करते हुए केवल हमने ये कह दिया कि आपको ये टॉपिक दिया जाता है और टॉपिक देने के बाद इस पुस्तक में आपको प्रकरण मिल जाएगा। हमने उसे समस्या भी दे दी, उसके साथ साथ उसका समाधान भी विद्यार्थी को दे दिया। और अब हमने कहा कि विद्यार्थी जब कार्य करके वापस प्रेषित कर रहा है हमको, तो हमने ये कह दिया कि आपको समाधान भी दिया गया था और आप इसमें कुछ इनोवेटिव करके भी लेके नहीं आए। ऐसा कहना उचित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने केवल उसको पुस्तक बताई, किंतु अब उस पुस्तक में जो समस्यात्मक प्रकरण आपने बता दिया है, उस समस्यात्मक प्रकरण को उचित माध्यम यानी उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए उसने केवल एक क्रिया, वो कौन सी क्रिया? उसका मैं कहूँ लेखन की क्रिया का प्रयोग नहीं किया होगा, बल्कि विद्यार्थी ने उसमें अपनी सारी मानसिक शक्तियों, किस तरीके से तर्क के आधार पर कि एक लॉजिक पॉइंट मेरे प्रकरण में जाना चाहिए, चिंतन के आधार पर कब मुझे कौन सी बात बतानी है, साथ ही साथ स्मृति के आधार पर मुझे कब दृष्टांत को किस तरीके से बताना है, विश्वास के आधार पर मुझे करंट का कोई तथ्य यहाँ पे उजागर करना है, संवेग के आधार पर वर्तमान से संबंधित घटना को लोगों तक पहुँचाना है, संवेदनाओं के आधार पर कि उसमें व्यक्ति क्रियाशील भी रह सकें, ऐसी कोई ज्वलंत मैं कहूँ एक दृष्टिकोण को मुझे समाज के सामने प्रेषित करना है। तो ये सारी चीज़ें केवल लेखन से समाप्त नहीं हो गई हैं, बल्कि इसमें मानसिक क्रियाओं ने संगठित स्वरूप में क्या किया है? क्रिया किया है। और जब इस क्रिया को विद्यार्थी ने संपादित किया तो जो एक चिंता हम कह सकते हैं तत्व कि कार्य अभी संपादित नहीं हुआ है, अब मेरे द्वारा कार्य संपादित कर लिया गया इस समय से, तो अपने को वो मनोशारीरिक दृष्टि से क्या करेगा? संतुलित अनुकूलित अवस्था में महसूस करेगा। और जब वह अपने अनुकूल सारे प्रकरण को बना चुका है तो अब दी गई व्यवस्थाओं के अनुरूप वो अपने को संतुलनीकरण की अवस्था में पा सकता है। तो जीन पियाजे महोदय ने संतुलन की अवस्था पर विशेष क्या दिया है? बल दिया है। हम जो भी बौद्धिक क्रिया करते हैं उस बौद्धिक क्रिया के समापन के पश्चात हम उस वातावरण में अपने आप को संतुलन की अवस्था में महसूस करते हैं। और उस संतुलन की अवस्था में पहुंचने के लिए आवश्यक है कि हम मानसिक क्रियाओं को संगठित स्वरूप में कार्य करें और संगठित स्वरूप में कार्य करने के पश्चात उस वातावरण में स्वयं को अनुकूलित कर पाएँ। जब हम अनुकूलित स्वयं को महसूस करते हैं तो हम इन सब के साथ आपस में संबंध जोड़ते हुए संतुलन की अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं। जीन पियाजे महोदय ने अपने इस संज्ञानात्मक विकास के इस विचार को द लैंग्वेज ऑफ
थॉट ऑफ द चाइल्ड, यानी बालक के जो चिंतन की भाषा है वो किस तरीके की होती है, इस पुस्तक में बहुत फोकस किया है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इन्होंने कहा कि बालक का जो जैविक परिपक्वता है, यानी कि जब उसका वृद्धि और विकास कंप्लीट हो चुका होता है और वह अपने भौतिक या प्राकृतिक वातावरण से जुड़ जाता है और उसमें विभिन्न तरीके के अनुभवों को वो अर्जित करता है और उन अनुभवों के आधार पर उसके स्वयं के समाज का निर्माण होता है और उस वातावरण में भी वो विभिन्न तरीके के अनुभवों को प्राप्त करता है। ये तीन ही तथ्य जीवन के विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं, किंतु इसके साथ एक और पक्ष है जो कि इन तीनों के मध्य में सामंजस्य बिठाने का कार्य करता है, वो है संतुलनीकरण। अगर संतुलनीकरण यानी संतुलन या साम्य नहीं है तो अव्यवस्थाएं फैलनी क्या हो जाएंगी, प्रारंभ हो जाएंगी। किस स्तर से? मानसिक स्तर से। अगर हम जैविक स्वरूप में पूर्ण रूप से विकसित और विकास की अवस्था को नहीं हमने प्राप्त किया है, सही आयु में सही रूप से विकसित नहीं हो रहे हैं या हमारा वृद्धि नहीं हो रहा है, तो वो हमें क्या देगा? मानसिक संताप देना प्रारंभ कर देगा और मानसिक संताप हमें बौद्धिक क्रियाओं में संलग्न नहीं होने देगा। साथ ही साथ जो भौतिक वातावरण है, अगर उससे भी प्राप्त हमारे अनुभव अच्छे नहीं हैं तो वो भी हमें बौद्धिक क्रियाओं में बाधा पहुंचाना प्रारंभ कर देगा। और जो हमारा सामाजिक वातावरण है, उससे भी जो हमें वातावरण से मिलने वाले जो अनुभव हैं वो भी उत्तम नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो वो भी हमारी क्रियाओं को प्रभावित करेंगे। तो बालक विद्यालय में जब अधिगम कर रहा है तो केवल विद्यालयी वातावरण वहाँ उसे प्रभावित नहीं कर रहा है, बल्कि विद्यालयी वातावरण के दौरान उसका जैविक विकास या परिपक्वता जिसे हम कह सकते हैं, उसका प्राकृतिक वातावरण जिसमें वो रह रहा है और सामाजिक वातावरण जिसका वो महत्वपूर्ण अंग है, वहाँ किस तरीके के अनुभव उसे प्राप्त हुए हैं, वो उसकी बौद्धिक क्षमता के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और ये तब संभव हो पाएगा कि वो कुशलतम तरीके से कार्य कर पाए जब विद्यार्थी संतुलन की अवस्था में होगा। तो विद्यार्थी के मध्य संतुलन पैदा करना इन तीनों चक्रों के मध्य एक महत्वपूर्ण क्या आ जाता है? स्वरूप आ जाता है। और उस स्वरूप में जब संतुलन की स्थिति में विद्यार्थी होता है तो विद्यार्थी बौद्धिक क्रियाओं में अपना उत्तम प्रदर्शन प्रारंभ कर देता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि संतुलनीकरण इन तीनों के मध्य में एक सामंजस्य बिठाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है।